ऑलराइट, गुड मॉर्निंग, ऑल गुड, ठीक है सर, ऑल गुड गाइस, ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके जी, रामवीर प्रजापति वगैरह सब बहुत बढ़िया सर। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है दैट इज फॉर प्रपोजिशन, ठीक है, वो प्रपोजिशन को लेके है। तो आज हमारी चर्चा भी उसी पे ही चलेगी, ठीक है सर। चलो, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे सर, है ना, और शुरुआत से शुरू करेंगे और आगे जितने कंसेप्ट बन सकते हैं वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, प्लीज अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो सोए हुए शेर है उनको जगा दीजिए, बोले बेटा पढ़ ले, है ना, कुछ पढ़ लेते हैं फटाफट, आगे बढ़ते रहते हैं। समय बहुत कीमती है, एग्जाम आने वाला है, समय फिसलता चला जा रहा है। चलिए जी, तो सरकार द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रपोजिशन, दैट इज प्री प्लस पोजिशन। क्लास में बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को, आज दोबारा बता रहा हूं, प्री प्लस पोजिशन। देखिए जी, करते क्या है, मुश्किल समय हो, है ना, या मुश्किल घड़ी हो, या कोई मुश्किल टॉपिक हो, उसको जब पार्ट्स में ब्रेक कर देते हो ना, वो चीज आसान बन जाती है, ठीक है। इट व्हेन यू ब्रेक इट डाउन इट बिकम्स सिंपलर, है ना, टू डील विथ, बहुत आसान हो जाता है उसको डील करना, ठीक है सर। ऑलराइट, कौन जुड़ गया हमारे साथ? मयूर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शाबाशी। आइए शुरू करते हैं। तो प्री प्लस पोजिशन, तो यहां पे जो वर्ड आ रहा है प्री, जो वर्ड आ रहा है प्री, तो प्री का मतलब सर क्या होता है? बिफोर। प्री का मतलब सर क्या होता है? बिफोर। और हमें बस ये पता लगाना है कि भाई पोजीशन किसका, यानी किस पोजीशन के आगे आपको उसको यूज करना है, दैट इज योर प्रपोजिशन। हमें यही पता लगाना है, पूरा गेम यही है। और याद रखिएगा कि इसी से बहुत सारे आगे कंसेप्ट आपके बनते चले जाएंगे, तो ध्यान से फोकस बनाए रखिएगा, ठीक है। हाँ, आसपास जो भी हम लोगों को बोल दिया थोड़ा शांत हो जाए, पढ़ाई पे फोकस करिए। तो प्री प्लस पोजीशन। अब सर प्री तो समझ ही रहे हो ना, आजकल प्री वेडिंग शूट, अंकल आंटी फोटो खिंचवाते शादी के पहले, ठीक है, दैट इज प्री वेडिंग शूट। तो प्री यानी क्या होता है सर? आपका बिफोर होता है, ठीक है। अब किसके आगे? आगे तो लग रहा है, बट किसके आगे लग रहा है, ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट, दैट इज द कंसेप्ट। तो सर अब इसको समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला तो आपको समझना पड़ेगा कि सर आपका वर्ब के दो कैटेगरी है। हम वर्ब्स को सर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो पहली कैटेगरी है दैट इज योर ट्रांसिटिव वर्ब, जो पहली कैटेगरी है दैट इज योर ट्रांसिटिव वर्ब। अब सर ये जो वर्ड आता है ट्रांस, है ना, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको ध्यान हो, क्लास में अगर आपने ध्यान दिया था मेरी तरफ, तो ट्रांस जब भी आता है तो ट्रांस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ट्रांस? सर ट्रांस का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मैं आप सभी से एक पूछना चाहूंगा कि आप सबको एकदम क्लियर है, विजिबल है जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं? कोई ऐसी चीज जो आपको दिक्कत कर रही हो? आई गेस नॉट, कोई चीज आपको दिक्कत नहीं कर रही। नमस्ते एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, महादेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर ट्रांसिटिव का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फोन में कुछ डेटा है ना, कुछ फोटोग्राफ्स है, कुछ वीडियोस है जो आप नहीं चाहते कि आपके पापा के हाथ लग जाए, तो धीरे से कहां डाल देते सर? लैपटॉप में, है ना। तो आपने क्या किया? डेटा को ट्रांसफर कर दिया। सपोज आप कहीं घूमने गए, आपको कोई बहुत बड़ा अच्छा फर्नीचर अच्छा लगा, है ना, और आप उसको अपने दिल्ली में मंगाना चाहते हो, उसको क्या कराओगे सर? आप ट्रांसपोर्ट कराओगे, ठीक है। कोविड इतनी खतरनाक बीमारी क्यों होगी? क्योंकि वो बीमारी क्या थी? ट्रांसमिसिबल, दैट इज मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू another. So whenever you'll find this word, this prefix trans, it would mean that movement from one point to another. जब भी ये trans शब्द prefix के रूप में आपके सामने आ जाए तो याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है कि मूवमेंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब कोई चीज मूव करती है सर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं, राइट। तो ट्रांसिटिव वर्ब। अब ट्रांसिटिव वर्ब होता क्या है? पहला पॉइंट आता है ट्रांसिटिव वर्ब का। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब इज कि ऑलवेज अफेक्ट्स द ऑब्जेक्ट। इसका पहला मतलब होता है सर ऑलवेज अफेक्ट्स द ऑब्जेक्ट, ऑलवेज अफेक्ट्स द ऑब्जेक्ट, कि सर इसको आप जब भी इस्तेमाल करोगे ये हमेशा ऑब्जेक्ट पे अपना असर डालता है, यानी ये हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर होता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि इट इज इनकम्प्लीट, इट्स इनकम्प्लीट विदाउट एन ऑब्जेक्ट, इट्स इनकम्प्लीट विदाउट एन ऑब्जेक्ट, इट्स इनकम्प्लीट विदाउट एन ऑब्जेक्ट, कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट इसके बाद नहीं लगाया सरकार, तो ये उसका मतलब कुछ होगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपको भटूरे दे दिया, छोले दिए ही नहीं। अब आप सोच रहे हो क्या दिक्कत है? भटूरे छोले नहीं तो अचार से निपटा देंगे। खास करके हम यूपी बिहार वाले, वी आर वेरी काइंड पीपल, वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी एडजस्टेबल। बट लॉजिकली अगर छोले हैं तो साथ भटूरे चाहिए ना सर, एक दूसरे बना सर, ये क्या है? इनकम्प्लीट है। सिमिलर फैशन, अगर आपके पास ट्रांसिटिव वर्ब है और उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका वर्ब इनकम्प्लीट है।
अधूरा है, अधूरे हम, अधूरे तुम, अधूरा है सर, राइट। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले एग्जांपल देखते हैं सर। द फर्स्ट एग्जांपल सेज, मैंने कहा कि ही इज किलिंग, मैंने कहा ही इज किलिंग, और यहां पे मैं छोड़ दूं लिख के ही इज किलिंग। तो सर इसका क्या कोई सेंस बन रहा है? जब मैंने कहा कि सिर्फ ही इज किलिंग, तो क्या इसका कोई सेंस बन रहा है? बताओ जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में फटाफट उंगलियां चलाओ, बताओ कि सर ही इज किलिंग अगर मैं यहां पे लिख देता हूं तो इसका क्या कोई सेंस बन रहा है? आई गेस नॉट, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। सर किलिंग को सेंसिबल बनाने के लिए आपको इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट। तो आपने बोला सर ही इज किलिंग द टेररिस्ट्स, आपने बोला सर यहां पे ही इज किलिंग द टेररिस्ट्स, आतंकवादियों को निपटा रहा भाई अपना, तो ही इज किलिंग द टेररिस्ट। तो किलिंग का प्रभाव टेररिस्ट पे पड़ा? हाँ सर टेररिस्ट पे बिल्कुल पड़ा, पहुंच गए ऊपर, अपने जान को पहुंचना चाहिए, आप समझदार हो, पहुंच गए, ही इज किलिंग द टेररिस्ट। अगर मैं सेंटेंस ये बोलता, मैंने कहा कि शी इज कुकिंग, या मैंने कहा शी इज मेकिंग, अगर मैं यहां पे सिंपल लिख के छोड़ दूं कि शी इज मेकिंग और आगे मैंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो मेकिंग का कोई सेंस है क्या? इल्ल, कोई सेंस नहीं है सर। मेकिंग बिना ऑब्जेक्ट के इनकम्प्लीट, अधूरा है, इसको सर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मेकिंग को ऑब्जेक्ट अगर हम दे दें, मैंने कहा शी इज मेकिंग द प्रोजेक्ट, शी इज मेकिंग द प्रोजेक्ट, तो मैं बोलता हूं शी इज मेकिंग द प्रोजेक्ट फाइल लिख देते हैं, स्कूल टाइम में बहुत बनाता है ना प्रोजेक्ट फाइल, तो मैंने कहा शी इज मेकिंग द प्रोजेक्ट फाइल, तो ये मेकिंग का असर पड़ा? जी बिल्कुल पड़ा। किस पे ट्रांसफर हुआ? प्रोजेक्ट फाइल पे ट्रांसफर हुआ। तो दिस इज द केस ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब जब भी आएगा सरकार, व्हेनेवर यू हैव अ ट्रांसिटिव वर्ब, रिमेंबर दैट कि अगर आपके पास यहां पे सर ट्रांसिटिव वर्ब है, इफ यू हैव अ ट्रांसिटिव वर्ब, इफ यू हैव अ ट्रांसिटिव वर्ब सर, उसके बाद हमेशा आपको क्या मिलेगा? यू विल ऑलवेज गेट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद सर आपको हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, और इसके बीच में कभी कोई प्रीपोजिशन आता नहीं है, इन दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, समझो ना, कोई नहीं आ सकता इन दोनों के बीच। तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद सर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अंडरस्टूड। नाउ आगे चलते हैं। अब सर अगर मान लीजिए मेरे पास अगला वर्ड आता है इन, तो इन को एज अ मैं प्रीफिक्स अगर यूज कर दूं सर, इतना अच्छा भी नहीं लिखना था मुझे, इन, अगर मैं इन को एज अ प्रीफिक्स, इन एक प्रीपोजिशन खुद में है, एक वर्ड है अपने आप में, प्रीपोजिशन है, लेकिन अगर मैं इनका इस्तेमाल कर दूं एज अ प्रीफिक्स यूज कर देता हूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इल, यानी नॉट। फॉर एग्जाम्पल है ना, आपकी शोना ने आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी शेयर किया कि हम दोनों में तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों बहुत ही अच्छे हैं, लॉयल्टी है हमारे में, तो जब आपने डाला एक दो बार तो बिल्कुल वैलिड बता रहा है पासवर्ड, लेकिन थोड़े दिन बाद झगड़ा हो गया या मान लो कुछ और बात हो गई, अब आप पासवर्ड जब डाल रहे हो तो क्या बता रहा है वो? इनवैलिड, है ना। तुम पापा के एटीएम उठा के ले गए, आपको लगा पापा को पता लगा हम मौज मस्ती कराएंगे, पापा ने एटीएम का पिन ही चेंज कर दिया, तो अब आप पिन जब डाल रहे हो क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट, ठीक है। एंजल प्रिया के नाम अकाउंट से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और आपको बहुत तारीफ की जाती है, आप तो इतने हैंडसम हो, माय गॉड, और आप फिसल गए, ठीक है सर, आप रिचार्ज करवा लिया अपने फोन का, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आईडी क्या हो जाएगी सर? इनविजिबल, है ना। तो whenever you add this word in, एक चीज नोटिस करिए, ये ठीक उस वर्ड का ऑपोजिट बना दे रहा है। करेक्ट का ऑपोजिट क्या होता है सर? रॉन्ग, और रॉन्ग को हम इनकरेक्ट भी कह सकते हैं। करेक्ट का ऑपोजिट इनकरेक्ट, विजिबल का ऑपोजिट इनविजिबल, राइट, वैलिड का ऑपोजिट इनवैलिड। तो यानी जैसे आप इन लगाते हो तो उस वर्ड का एग्जैक्टली ऑपोजिट मीनिंग बन जाता है, हाँ या ना। तो सर आइए अब इसी को हम लोग यूज करते हैं और इसको कहां पुट करते हैं? ट्रांसिटिव का अगर मैं लगा दूं इन, अगर मैंने ट्रांसिटिव का इन लगा दिया तो मेरे पास सर वर्ड बन जाएगा इन ट्रांसिटिव वर्ब। क्या बन जाएगा सर? इन ट्रांसिटिव वर्ब, ये मेरे पास यहां पे बन जाता है इन ट्रांसिटिव वर्ब। तो ये इसका मीनिंग जो होगा ठीक उल्टा होगा किसके? ट्रांसिटिव वर्ब के। मैंने कहा ट्रांसिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के मीनिंगफुल नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, तो इन ट्रांसिटिव मतलब क्या होगा? ठीक ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक ऑपोजिट। यानी क्या? अकेले जी लेंगे हम, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, यानी क्या कि कंप्लीट विदाउट एन ऑब्जेक्ट मेक्स कंप्लीट सेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट, विदाउट एन ऑब्जेक्ट। कि सर अगर मान लीजिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो भी क्या बनता है सर? इसका कंप्लीट सेंस बनता है। सेकंड पॉइंट जो होता है मेरे पास, जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बोलता है सर कि डजंट अफेक्ट द ऑब्जेक्ट, डजंट अफेक्ट द ऑब्जेक्ट, डजंट अफेक्ट द ऑब्जेक्ट। कि सर ये ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं डालता है, डजंट अफेक्ट द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं डालता है, कोई असर नहीं डालता। लेट्स चेक इट आउट। अगर सर मैंने सेंटेंस बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी यानी बच्चे वाला बेबी, मैंने कहा द बेबी इज स्लीपिंग। अगर मैं सेंटेंस यहां पे लिख के छोड़ता सर द बेबी इज स्लीपिंग,
कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस परफेक्टली फाइन, नो एरर, चेक कर लीजिए आप लोग, कंप्लीट सेंस बना रहा है सर। लेकिन जैसे ही मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, मैंने कहा सर यहां पे द फ्लोर, मैंने कहा द बेबी इज स्लीपिंग द फ्लोर, सर सही लग रहा है? कोई सेंस बना रहा है? आपके दिल में आवाज नहीं सर, मजा से नहीं, मतलब कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ऐसे दिल में अगर आवाज आ रही है तो आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो सर स्लीपिंग और द फ्लोर, अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन स्टैब्लिश करना है, दोनों का कोई सेंस बनाना है, तो आई वुड नीड अ प्रपोजिशन। मुझे सर किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने सर यहां पे आगे क्या ऐड कर दिया? सपोज मैंने ऐड कर दिया सर यहां पे ऑन, सेंटेंस क्या बन गया? द बेबी इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। अब सेंस बना सर? बिल्कुल सेंस बन रहा है। अब समझ में आ रहा है सर, कुछ सेंस बन रहा है, हाँ या ना? बन रहा है कि नहीं बन रहा? बहुत बढ़िया। ब्राइटनेस कम करिए सर। अरे मैं खुद ही चमक रहा हूं, ब्राइटनेस कहां से कम कर दूं? ठीक है ना? टाइड वॉशिंग पाउडर, चौंक गए? आगे चलिए सर, अगर मैं सेंटेंस ये लिखता, मैंने कहा द बर्ड इज फ्लाइंग, मैंने कहा सर यहां पे द बर्ड इज फ्लाइंग, तो अगर मैं सेंटेंस द बर्ड इज फ्लाइंग पे यहां पे लाके रोक दूं, तो मेरे सरकार आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा द बर्ड इज फ्लाइंग इज कंप्लीटली फाइन, नो इश्यूज एट ऑल, राइट? बट सपोज मैंने आगे यहां पे लिख दिया द स्काई, आगे मैंने वर्ड ऐड कर दिया द स्काई, मैं सेंटेंस बोला द बर्ड इज फ्लाइंग द स्काई, चिड़िया आसमान उड़ा रही है। आप बोले सर पॉसिबल है? मैं कहा हाँ, कुछ लोगों के लिए 8 बजे के बाद, ठीक है, बट वैसे देखा जाए तो कोई सेंस नहीं बना रहा है। इसको अगर सेंसिबल बनाना होगा सर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन वी वुड नीड अ प्रेपोजिशन टू मेक अ कंप्लीट सेंस। हमें यहां पे प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी ताकि हम इसका कोई कंप्लीट सेंस बना सके, फ्लाइंग और स्काई में एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सके, फ्लाइंग और स्काई में रिलेशन स्टैब्लिश कर सके। सपोज मैंने यहां पे सर वर्ड यूज कर दिया इन, नाउ इट इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंस, अब ये सेंस बना रहा है, बोलो हाँ या ना? तो मैंने कहा द बर्ड इज फ्लाइंग डैश द स्काई, तो आपने लगा इन, सेंटेंस आपका बन गया, वेरी गुड। अब क्लियर है स्क्रीन? गाइस कमेंट्स प्लीज। ब्लैक बेटर थी, इसमें व्हाइट कर दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है जी, ऑलराइट गाइस, ऑलराइट ऑलराइट, ओके जी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके जी, चलो शुरू करते हैं सरकार, आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे लेता हूं व्हाइट, ठीक है? तो आपने बोला द बर्ड इज फ्लाइंग डैश द स्काई, तो यहां पे मैंने सर क्या कर दिया था? मैंने यहां पे लिख दिया था इन, और यहां पे मैंने क्या लिख दिया सर? ऑन, है ना? द बेबी इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, ये सेंस बन गया। तो यहां तक आप बोलो सर ठीक है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है, मतलब फैंटास्टिक, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना? अब सर अगर मान लीजिए यहां पे आप दो कंक्लूजन पे आते हैं, थोड़ा सा पेन बढ़ा देते हैं, ऑलराइट, ये रहा। तो यहां से ये कंसेप्ट आता है कि सर अगर आपके पास ट्रांसिटिव वर्ब आता है, सपोज यू हैव अ ट्रांसिटिव वर्ब, है ना? अगर सर आपके पास यहां पे ट्रांसिटिव वर्ब है और उसके बाद सर आपने यहां पे क्या यूज कर रखा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कर रखा है, ट्रांसिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कर रखा है, तो सर इसके बीच में प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए, है ना? ये पॉइंट हमने सीखा। सेकंड पॉइंट क्या सीखा सर? सेकंड पॉइंट ये सीखा है कि भाई अगर हमारे पास इंट्रांसिटिव वर्ब आ जाता है, सपोज आई हैव एन इंट्रांसिटिव वर्ब, अगर मेरे पास यहां पे इंट्रांसिटिव वर्ब आ जाता है, तो सर इसके बाद अगर मान लीजिए मुझे ऑब्जेक्ट लगाना होगा, तो उस ऑब्जेक्ट को सर हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सर क्या बोलेंगे उसको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ठीक उल्टा है ना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ठीक उल्टा है। और यहां पे सर मैंने क्या लगा दिया? यहां पे मुझे सर प्रेपोजिशन ऐड करना ही पड़ेगा। आई वुड नीड टू ऐड अ प्रेपोजिशन इन ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस एंड टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द इंट्रांसिटिव वर्ब। ये हमें काम करना पड़ेगा। यहां तो कोई डाउट नहीं किसी को? आई गेस कोई डाउट नहीं है। ओके, बढ़िया बढ़िया, क्लियर है? ओके जी, फैंटास्टिक, ओके ओके ओके।
ओके buddies, ओके buddies, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इवन दिस इज फाइन आई गेस, विक्की विक्टर है ना, थोड़ा सा बेटा ये भी ठीक ही चल रहा है, ब्लैक से बेटर है व्हाइट में। अब आपको क्लैरिटी लग रही होगी है ना, ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट जॉब, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है आई गेस, है ना, ठीक है, ओके, फैंटास्टिक, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया जी। तो ये आपका सर हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब। ना अगला कंसेप्ट जो आता है, मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसेप्ट यहां पे खत्म नहीं होता, ठीक है जी। अब यहां पे एक चीज देखते हैं, क्या कि हम चलते अपने पहले स्लाइड पे, ठीक है। तो जब मैं पहले स्लाइड पे था तो मैंने आपको यहां पे बताया था, मैंने कहा सर प्री प्लस पोजीशन यानी किसी के आगे लगाया जाएगा। तो जब आप प्रीपोजिशन लगाते हैं सर, तो यहां पे किसके आगे प्रीपोजिशन लगेगा वो हमें देखना था। तो द कंसेप्ट वाज, तो यहां पे हमें करना क्या है सर, जब भी हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, हम किसके आगे प्रीपोजिशन यूज करेंगे सर, ऑलवेज बिफोर एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको सर हम लोग हमेशा कहां यूज करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे इसको यूज किया जाएगा, ऑलवेज बिफोर एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जब भी आप प्रीपोजिशन यूज करते हो सर, हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले यूज किया जाता है, ठीक है सरकार, ओके जी, बढ़िया, अंडरस्टूड। अब इसमें एक स्टेप आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब यहां पे एक चीज और सीखते हैं नया, है ना सर, कि अगर आपके पास कभी भी बी वर्ब आ जाए, क्या आ जाए सर आपके पास, कभी भी बी वर्ब आ जाए ना, व्हाट इज बी वर्ब, बी वर्ब यानी आपका सर यहां पे क्या हो गया, इज एम आर, ये आपके पास यहां पे सर आ जाता है वॉज या वर, इज एम आर वॉज या वर, और उसके बाद अगर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है, अगर आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रखा है, मैंने आपको बस बता दें बी वर्ब का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया कि ये बी वर्ब होता है। अगर बी वर्ब के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, तो याद रखिएगा ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इट विल नेवर एक्ट एज एन एक्शन, ये कभी एक्शन का काम नहीं करेगा, इट विल ऑलवेज एक्ट एज एन एडजेक्टिव, ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है, इट विल ऑलवेज एक्ट एज एन एडजेक्टिव, ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। अब जो लोग पहली बार देख रहे हैं बोलेंगे सर ये पॉसिबल कैसे है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, उनके लिए थोड़ा सा टॉपिक को यहां पे पॉज करके उनको एक थ्योरम सिखा देते हैं जी, वही वाला विविक्स थ्योरम, ठीक है, आइए हल्का सा थ्योरम सिखा देते हैं आपको, एंड द नेम ऑफ द थ्योरम इज, मेनी ऑफ यू हैव गेस्ड इट, दैट इज विवेक्स थ्योरम, है ना, ये सर आपका क्या होता है, विवेक्स थ्योरम। अब ये कहता क्या है, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में फटाफट, व्हाट इज विवेक्स थ्योरम, एनीवन, फटाफट, एनीवन फटाफट, सर व्हाट इज विवेक्स थ्योरम, एनीवन, जिसको याद हो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए, क्या याद है, व्हाट इज विवेक्स थ्योरम, क्या कहता है विवेक्स थ्योरम, एनीवन, चो कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट, कम ऑन बडी, वेरी गुड माथुर जी, वेरी गुड, निधि कुशवाहा, शाबाश बच्चे, सो ऑल ऑफ यू, ओके जी, ग्रेट जॉब गाइस, ग्रेट जॉब। तो सिंपल सा फंक्शन था सर, इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, हम लोग ऐसे याद करते हैं, P प्लस एफ इक्वल्स टू POS, P प्लस एफ इक्वल्स टू POS। तो ये जो P है सर, दैट इज व्हाट, ये क्या है सर आपका पोजीशन, क्या है सर आपका पोजीशन, है ना, और ये F क्या था सर आपका, दिस स्टैंड्स फॉर फंक्शन, तो पोजीशन, कुछ ज्यादा खूबसूरत हो रही है, पोजीशन प्लस फंक्शन, है ना, इक्वल्स टू पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पोजीशन प्लस फंक्शन इक्वल्स टू पार्ट ऑफ स्पीच, ये आपका थ्योरी कहता है। इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड जो है वो फिक्स नहीं है ना। देखिए इंग्लिश में आप कोई चीज ये डिटरमाइन कर नहीं बैठ सकते कि हाँ हमेशा इसका यही आंसर होगा, या हमेशा ये वर्ड एडजेक्टिव का काम करेगा, हमेशा ये वर्ड आपका एडवर्ब का काम करेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। डिपेंड करता है, निर्भर करता है इस बात पे कि सेंटेंस में आपने उस वर्ड को यूज कहां किया है, उस वर्ड का पोजीशन क्या है, और उस पोजीशन पे वो वर्ड क्या फंक्शन कर रहा है, उस पोजीशन पे वो वर्ड क्या फंक्शन कर रहा है। तो ये दोनों चीजें देखने के बाद ही आप डिसाइड करते हैं कि उस शब्द को क्या कहा जाएगा, नाउन कहा जाएगा, वर्ब कहा जाएगा, एडवर्ब कहा जाएगा, उस बात पे निर्भर करता है, राइट। उदाहरण देखते हैं, जैसे आपने बोला, मैंने कहा
he played the shot with a straight bat. He played the shot. He played the shot with a straight bat. He played the shot with a straight bat. ठीक है, तो जब मैंने सेंटेंस बोला कि he played the shot with a straight bat और मैं पूछूं सर कि बताइए सर इसमें आपका जो स्ट्रेट है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? आपको क्या लगता है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एनीवन? इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है स्ट्रेट का वो क्या है? एनीवन? कोई गेस कर दो फटाफट। ग्रेट जॉब बडीज, बहुत शाबाश यार, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर, गुड जॉब। तो बताइए सर, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो मैंने कहा सर कि अगर मान लीजिए मैंने कहा जो बैट है आपका, ठीक है, ये आपका सर क्या है? नाउन है ना, बैट आपका नाउन है यानी संज्ञा। तो मैंने कहा कि जो भी चीज आपके नाउन के बारे में अधिक जानकारी देती है, यानी कोई भी चीज जो आपके संज्ञा सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देती है, उसको सर हम लोग क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं सर हम लोग विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो अगर ध्यान दें तो यहां पे जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ये किसके बारे में बता रहा है? ये बैट के बारे में बता रहा है कि जो भी चीज नाउन के बारे में जानकारी देगी क्या होगा? एडजेक्टिव। तो यहां पे जो आपका स्ट्रेट है ये आपका बेसिकली सर क्या बन जाएगा? दिस इज बेसिकली योर एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से मैं अगर सेंटेंस को ऐसे बोलूं, सपोज मैंने कहा कि ही वेंट स्ट्रेट, ही वेंट स्ट्रेट। अगर मेरा सेंटेंस ये है कि ही वेंट स्ट्रेट एंड इफ आई आस्क यू कि अब मुझे बताइए कि सर जो स्ट्रेट है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? मैं अगर बोलूं कि सर आप भी बताइए कि इसमें जो स्ट्रेट है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो व्हाट वुड यू से? आपका क्या जवाब होगा? बताइए फटाफट, ट्राई इट। मैं आपको हिंट देता हूं, मैंने कहा सर यहां पे जो वेंट है ना, यहां पे जो आपका वेंट है ये आपका वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया, वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया होता है। जो क्रिया की विशेषता पता है उसको क्या बोलते हैं? आप हिंदी में आंसर देंगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। एनीवन? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, शाबाश शाबाश गाइस, ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब, बढ़िया। तो सर यहां पे बेसिकली क्या है कि जो आपका ये वर्ड है स्ट्रेट, वेंट वर्ब है, तो ये स्ट्रेट आपका सर क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा सर एडवर्ब। ये आपका जो वर्ड है आपका सर क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा, राइट? पढ़ लीजिए मयंक जी, पढ़ लीजिए, जिंदगी में बहुत कुछ है करने को, इसके अलावा जो आप कर रहे हैं फिलहाल, है ना, बच्चों को, चलो आप समझदार हो, क्या कर रहा हूं आपको पता ही है, ठीक है। दिल फेंक आशिक होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, हर जगह होते हैं, है ना। अब इसको पता नहीं कि गरिमा कौन है, बस लगा पड़ा है सबके साथ, है। वेरी गुड, है ना। फिर यही लोग गाना गाते कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। भाई पढ़ ले, ठीक है, गुड जॉब। तो सर वेंट आपका वर्ब है, स्ट्रेट आपका सर क्या है? एडवर्ब है ना। स्ट्रेट आपका सर यहाँ पे क्या बन गया? एडवर्ब। ऐसे दो चार एग्जांपल्स और करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पे। तो मैंने कहा कि सपोज इफ आई से, मैंने कहा शी लाइक्स फास्ट फूड, शी लाइक्स फास्ट फूड। तो जब मैं बता शी लाइक्स फास्ट फूड, ठीक है, तो यहां पे जो फूड है सर, है ना, यहां पे जो फूड है दैट इज योर नाउन, ये आपका नाउन है यानी संज्ञा है। तो यहां पे मैं पूछना चाहूंगा सर फास्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये जो फास्ट है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? व्हाट वुड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ फास्ट? ठीक है, एनीवन? फटाफट फटाफट फटाफट। चलो कम ऑन गाइस, शाबाश, ग्रेट जॉब गाइस। तो जो चीज नाउन के बारे में अधिक जानकारी देता है सर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो सर यहां पे आपका क्या है? एडजेक्टिव है, राइट, दैट इज योर एडजेक्टिव, अंडरस्टूड। अच्छा आगे बढ़ते हैं सर हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगर मैं इसी सेंटेंस को कुछ इस तरीके से फ्रेम करता, सपोज इफ आई वुड हैव सेड कि शी रन्स फास्ट, शी रन्स फास्ट। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं अब कि सर बताइए कि यहां पे आपका जो फास्ट है क्या है? क्योंकि मुझे पता है कि जो रन है वो आपका क्या है? वर्ब है ना। जो रन है सर आपका क्या है? वर्ब है। एंड इफ आई आस्क कि सर यहां पे आपका जो ये फास्ट है ये क्या है? आंसर्स। वेरी गुड यार, शाबाश, क्या बात है यार, यू गाइस आर रॉकिंग टुडे। तो सर आपका ये क्या बन गया सर? एडवर्ब बन गया। आसान भाषा में समझिए बात, है ना। यानी किसी चीज को माइंड में सेट नहीं करना कि यार ये हमेशा एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, दिस इज नॉट द केस। डिपेंड करेगा कि उसका सेंटेंस में पोजीशन क्या है और वहां पे वो क्या फंक्शन कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू जज कि इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, राइट। दो तीन एग्जांपल और करेंगे फिर चलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म पे ना। मैंने कहा ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। चलिए काम करता हूं, थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी बना देता हूं। मैंने कहा ही वर्क्स
वेरी हार्ड। तो इसमें से मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, है ना, जो बता पाएंगे। मैंने बता देता हूं आपको कि वर्क्स आपका यहां पे वर्ब है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्ड क्या है वो आपको बताना है, और अगर आपने वेरी बता दिया तो आपका बोनस है। अगर आपने वेरी का पार्ट ऑफ स्पीच बता दिया तो दैट इज योर बोनस, वो आपका बोनस है। यानी आप बहुत अच्छी तैयारी में चल रहे हैं। फटाफट फटाफट। एडवर्ब 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 एडवर्ब। वेरी एडजेक्टिव, नहीं 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 अमित, गुड ट्राई अमित, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आपने ट्राई किया, ठीक है जी। अब देखो बंधु, मैंने कहा सर हार्ड आपका क्या है, दिस इज एडवर्ब, बट ऑब्वियस था क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा था सर, वर्ब के बारे में बता रहा था। तो जो भी चीज वर्ब के बारे में बताता है वो आपका एडवर्ब होता है। नाउ यहां पे जो वेरी है सर, ये भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो योर एडवर्ब। क्यों? क्योंकि ये दूसरे एडवर्ब की डिग्री को बढ़ा रहा था। तो अगर आप लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक्स नहीं देखा है तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक्स वाला जो लेक्चर है वो पढ़ा हुआ है। आई वुड रेकमेंड कि एक बार आप उसको जरूर देखेगा, आपका पार्ट ऑफ स्पीच रिवाइज हो जाएगा। तो ये लेक्चर फिर बाद में अगर आप आगे देखेंगे दोबारा, आपको और अच्छे समझ में आएगा। राइट, ओके जी, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं, जिसके लिए पूरी रामायण सुना रहा था। वैसे रामायण में बेहतर सुना रहा हूं, आदि पुरुष से तो बेटर ही सुना रहा हूं, ठीक है। आइए सरकार, तो अब मैंने बात की सर वर्ब की थर्ड फॉर्म की। तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, अब इसको आप क्या कहेंगे? तो मोस्टली जो बच्चे कहेंगे सर ये ऑब्वियसली ये वर्ब होता है। ऐसा नहीं होता सर, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देख के अगर आपने तुरंत इस कंक्लूजन, इफ यू जंप अपॉन द कंक्लूजन दैट दिस इज अ वर्ब, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको देखना पड़ेगा सर ये काम क्या कर रहा है। अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको एक्शन शो कर रहा है, अगर ये वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, इफ इट इज शोइंग यू एक्शन, तो सर इसको आप तब क्या कह देंगे? वर्ब कह देंगे। सर क्या कह देंगे? वर्ब। लेकिन अगर ये वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, इफ इट स्टार्ट एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, कि अगर ये एडजेक्टिव का काम करना शुरू कर दे प्रभु, तो इसको कहा जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। सर इसको क्या कहा जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल कहा जाएगा। राइट, इसको क्या कहा जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। ध्यान से देख लो, इसी पे अभी आपको एग्जांपल्स कराने वाला और इसी से आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है जी। सुपरलेटिव एडवर्ब, नेहा नागर कहते हैं सुपरलेटिव एडवर्ब। ना बच्चे, ना 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 ना, ठीक है। अभी देखो, सपोज एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा कि ही लाइक्स बॉइल्ड पोटैटोज। मैं शाकाहारी हूं तो मैं पोटैटोज लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से एग्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा ही लाइक्स बॉइल्ड पोटैटोज। अब अगर मैं आपको बताऊं, मैंने कहा बेटे ऐसा है कि जो पोटैटोज है दैट इज योर नाउन, जो पोटैटोज है यहां पे आपका नाउन है, राइट। जो लाइक्स है सर ये आपका यहां पे क्या बन गया प्रभु जी? वर्ब बन गया ना। अब अगला सवाल आपसे है कि बॉइल्ड क्या है। अगर लाइक्स आपका वर्ब है, ठीक है जी, और पोटैटोज आपका नाउन है, तो आपका बॉइल्ड क्या बन गया? एनीवन? एडजेक्टिव। वेरी गुड, प्रिंस कुमार का आंसर आ गया। सर नाउन के बारे में अधिक जानकारी देने वाला जो वर्ड होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। सर क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक। तो यहां पे जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इसी स्टेटमेंट को कुछ ऐसा लिखता, अगर कुछ ऐसा लिखता कि फॉर एग्जाम्पल ही हैज boiled the potatoes, अगर इसी सेंटेंस में ऐसे लिखो सर कि he has boiled the potatoes, now what would you say? अब आपका जवाब क्या होगा? he has boiled the potatoes। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि प्रभु जी ये बताएं कि जो boiled है यहां पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, क्या ये अभी भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है? इज इट स्टिल एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव? वर्ब। यस 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 यस। देखो सर अब यहां पे हैज आ गया, ठीक है। अब बस सीखते जाओ। अगर मान लीजिए कि आपके सेंटेंस में कहीं पे भी हैज आ जाए, हैव आ जाए या हैड आ जाए और उसके बाद सर क्या लगा हो? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हो। हैज हैव हैड आ जाए, उसके बाद सर क्या लगा हो? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हो। तो ये जो हैज हैव हैड है ये सर क्या करेगा? ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसकी हेल्प करेगा क्या बताने में? टाइम बताने में। ये उसकी सर क्या करेगा? हेल्प करेगा टाइम बताने में।
तो जब ये इसकी हेल्प करेगा टाइम बताने में, तो आप इसको सर यहां पे क्या बोलोगे, हेल्पिंग वर्ब बोलोगे। क्या बोलोगे, हेल्पिंग वर्ब। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो इसको सर हमेशा किसका काम करना पड़ेगा, एक्शन शो करना पड़ेगा। इसको क्या शो करना पड़ेगा, हमेशा एक्शन शो करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा सिनारियो आएगा कि हैज, हैव, हैड लगा हो और उसके बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा हो, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा क्या शो करेगा, एक्शन शो करेगा। और ये जो आपका हैज, हैव, हैड है सर, ये आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्या बात है, बुक स्टडी विथ मी। ओके, ठीक है जी। तो यहां पे जो आपका ये बॉइल था सर, इट वाज शोइंग यू एक्शन। ये आपको सर क्या शो कर रहा था, ये आपको एक्शन शो कर रहा था। और अगर आपको ये एक्शन शो कर रहा है सर, तो ये आपका क्या बन जाएगा, दिस वुड बिकम योर वर्ब। ये आपका सर क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। हाँ या ना, ऑलराइट, गुड। तो हम लोगों ने शुरू किया किससे, हमने शुरू किया प्री प्लस पोजीशन से। वहां से हम लोग कहां पे, ट्रांसिटिव वर्ब पे। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद हम लोग कहां पे आए, इंट्रांसिटिव वर्ब पे। इंट्रांसिटिव के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आते हैं थर्ड बात पे, है ना, थर्ड कंसेप्ट पे आते हैं, जिसके लिए मैं सारे कहानी सुना रहा था। थर्ड कंसेप्ट पे आते हैं। थर्ड कंसेप्ट ये आता है, अगर मान लीजिए आपके सामने सवाल है, सपोज आई आस्क यू क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, मैंने कहा कि ही इज बिजी या ही इज एंग्री। सेंटेंस यहां तक लिख के छोड़ दूं, बिल्कुल सही है ना। मैंने कहा ही इज एंग्री, अगर सेंटेंस यहां तक लिख के छोड़ दूं, बिल्कुल सही है। तो एंग्री सर आपका यहां पे जो है, दिस इज बेसिकली योर एडजेक्टिव। जो एंग्री है सर, वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है ना, दशा बता रहा है आपको, मनोदशा। तो ही इज एंग्री, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बट द मोमेंट जैसे ही मैं इसके बाद एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दूं, है ना, जज्बात बदल जाएंगे, इमोशंस बदल जाएंगे, मीनिंग बदल जाएगा, कंटेक्स्ट बदल जाएगा। ठीक है जी। तो मैंने लिखा एंग्री डैश मी, डोंट एंग्री मी। सेंटेंस गलत है, बोलना मत। ये डायलॉग में अच्छा लगता है, फिल्म में एग्जाम में लिख के आओगे डोंट एंग्री मी, तो ऐसे बोल के चल रे, ठीक है, ऐसे नहीं भाव देगा तुम्हारे डायलॉग बाजी को। तो अगर यहाँ सेंटेंस है ही इज एंग्री डैश मी, तो मुझे बताइए कि यहां पे ये सेंटेंस सही है। और वुड यू लाइक टू प्लेस अ प्रीपोजिशन ओवर हियर, क्या ये सेंटेंस सही है या आप कोई प्रीपोजिशन यहां पे प्लेस करना चाहोगे। वेरी गुड, आशीष कुमार का आंसर आ गया है, नेहा नागर का आंसर आ गया है, वेरी गुड, गुड जॉब गाइस। ठीक है, तो सर मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, ही इज एंग्री, आगे मुझे लिखना पड़ेगा यहां पे विथ। तो मेरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज एंग्री विथ मी। हाँ ना। तो दो केसेस याद रखिएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, कि अगर कोई इंट्रांसिटिव वर्ब है, उसके बाद अगर आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो भी आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। और अगर आपका सेंटेंस किसी एडजेक्टिव से एंड हो रहा है, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से एंड हो रहा है, और उसके बाद अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट लगाना है, देन ऑल्सो यू वुड नीड अ प्रीपोजिशन। उसके बाद भी प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, जैसे केस मैंने बताया था कि मैंने कहा बी वर्ब आ गया, तो आपके पास एडजेक्टिव आ जाएगा। अगर इस एडजेक्टिव के बाद सर आपने कोई ऑब्जेक्ट लगाया, अगर आपने कोई नाउन प्रोनाउन या कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां पे प्लेस किया, तो सर ऑब्वियसली वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, दैट वुड बी एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो आपका सर हमेशा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इन दोनों यानी इस एडजेक्टिव और इस ऑब्जेक्ट को आपस में रिलेट करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए यू वुड नीड अ प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। तो सर आप यहां पे क्या लगा देंगे, प्रीपोजिशन। तो ये दो केसेस में होता है कि या तो आपके पास इंट्रांसिटिव वर्ब आ जाए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, या तो आपके पास कोई एडजेक्टिव आ जाए, सर क्या आ जाए, एडजेक्टिव, और उसके बाद अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ना है, देन आल्सो यू वुड नीड व्हाट, यू वुड नीड अ प्रीपोजिशन। उसके बाद भी आपको प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। राइट, वेरी गुड यार, वेरी गुड। देखिए मैं आपको चीज बोलता हूं, प्रिपरेशन को ना बहुत इजी रखो अपने, है ना, ज्यादा वर्ड्स उसके नाम में मत पढ़ो, है ना, नाम में पढ़ोगे तो घूमते रह जाओगे। ठीक है जी, आइए कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, देखते हैं अगर आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन है सर ये क्या है कि ही हैज मैरिड डैश कटरीना। बिकिया का किस्मत बहुत अच्छा है ना। फर्स्ट, सेकंड, ही इज मैरिड, है ना, डैश कटरीना। ठीक है। थर्ड, ही इज कुकिंग डैश बिरयानी। ठीक है।
नेक्स्ट, ही इज कुकिंग डैश द पॉट. नंबर 5, he is writing dash an essay. Now buddies, you have freedom. आपके पास आजादी है, आपको जो प्रिपरेशन लगाना है आप लगा सकते हो, बट नंबर के साथ लिखेगा. जैसे 1 2 3 4 तो नंबर लिखे, उसके बाद प्रिपरेशन लिखेगा, ताकि मैं समझ पाऊं आपके आंसर्स को, आपका आंसर क्या है. Then only I will be able to understand your answers. Okay, let's check your answers. तो मेरे पास पहला आंसर आया है शाह खान का. शाह खान का आंसर सेकंड का विथ होगा. He is married with. ना, गलत हो गया आपका आंसर शाह खान जी. नेहा नागर कहते हैं सर फर्स्ट का 2 होगा. ना, गलत हो गया नेहा जी. आजल चौधरी कहते हैं इन होगा, पता नहीं किसका आंसर है इनका. फर्स्ट का विथ आएगा, गलत है. ओके 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 ओके. थर्ड में कोई कह रहा है नो प्रिपरेशन. कौन कह रहा है नो प्रिपरेशन? सोनम सॉरी सोनम जी कह रही है थर्ड में प्रिपरेशन नहीं आएगा. यू आर राइट. सोनशिका कह रही सर फर्स्ट का 2 आएगा. हाँ, करते रहो करते, मुझे पता लगेगा. देन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप लोग कितना समझ पाते हो क्लास में. गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब. थर्ड में चलो ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, आप फर्स्ट वाले का आंसर बता दो क्या होगा, बस बाकी सब छोड़ो. फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर साहिल भरद्वाज कह रहे नो प्रिपरेशन. ओके, फर्स्ट का आंसर बस दीजिए आप लोग, सिर्फ फर्स्ट का आंसर दीजिए, बाकी मैं अपने आप समझाऊंगा आपको. यश जायसवाल कह रहे हैं सर नो प्रिपरेशन. ओके, सोनम कह रही है नो प्रिपरेशन. ओके, ट्रिलियनर लाइफ कह रहे हैं विद आएगा. राइट ऑलरेडी. ओके, शिवानी कह रही है सर सही है, बिल्कुल सही है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, कि क्वेश्चंस को बनाया कैसे जाता है. अगर आप इनको समझेंगे तो आप समझ पाएंगे क्वेश्चंस को बनाते कैसे. चलिए मैं पहले बता देता हूं. एक यहां पे क्या लिखा हुआ है? हैज, है ना. उसके बाद क्या लिखा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ये हैज जो है ये आपका बन गया हेल्पिंग वर्ब. अगर ये आपका हेल्पिंग वर्ब बन गया तो ये आपका सर क्या बन गया? एक्शन वर्ब. जो मैरिड है सर आपका क्या बन गया? एक्शन वर्ब. और अगर आपका ये एक्शन वर्ब है तो कैसा एक्शन वर्ब है? ये ट्रांसिटिव वर्ब है सर. कैसा वर्ब है ये आपका? ट्रांसिटिव वर्ब है. और अगर आपका ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो मैंने बताया था आपको कि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ट्रांसिटिव वर्ब के बाद हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं सर वो क्या इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो इसका मतलब यहां पे जो कैटरीना है सर ये आपका बेसिकली क्या है? दिस इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो अगर सर आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इफ दिस इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ट्रांसिटिव वर्ब के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता. मैंने कहा था कि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद आपके पास हमेशा सर क्या आएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा. सो देयर इज नो नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रीपोजिशन बिटवीन अ ट्रांसिटिव वर्ब एंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो सर यहां पे हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे. नो प्रीपोजिशन. अगर आप सबका आंसर था नो प्रीपोजिशन, कांग्रेचुलेशंस, यू गाइस आर अ स्टेप अहेड देन अदर्स. ठीक है जी, आगे बात करते हैं. अब सेकंड वाले का आंसर दो. सेकंड का आंसर क्या होगा? क्या प्रीपोजिशन आप यूज करने वाले सेकंड वाले में? कम ऑन गाइस, सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? ओके, टू. राजनंदिनी कह रही है सर 2 आएगा. ओके, शिवानी कह रही है सर 2 आएगा. नेहा नागर 2 यानी अच्छे सबका आंसर आना आ गया 2. ठीक है. ओके, लेट्स चेक इट आउट, है ना, कि सर 2 आ क्यों रहा है. हाँ, आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का. अगर आप लोग कह रहे हो सर यहाँ पे 2 आएगा तो आंसर आपका बिल्कुल सही है. अब यहाँ पे फोकस करिए, इज आ गया, है ना, इज एम आर. और यहाँ पे जो मैरिड है सर आपका क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो मैंने कहा था कि अगर इज एम आर के पास वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इट विल ऑलवेज एक्ट एज एन एडजेक्टिव. वो हमेशा किसका काम करता है? एडजेक्टिव का. अगर इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो एडजेक्टिव का काम करता है. तो अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो सरकार यहां पे जो कैटरीना है ये क्या बन गया? ओ शिट, चलो कोई ना, आई हैव ट्राइड इट अगेन, नो इश्यूज. अरे हो गया, ठीक. तो मैंने क्या बोला? हाँ, तो कैटरीना सर आपका यहाँ पे क्या था? इट वाज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो कैटरीना था सर आपका ये क्या था? यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था. तो मैंने कहा कि एडजेक्टिव के साथ अगर आप किसी नाउन या प्रोनाउन को ऐड करना चाहते हैं, यू वुड नीड अ प्रीपोजिशन टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन. है ना, आपको कोई ना कोई प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी ताकि आप रिलेशन को सर क्या कर सको? एस्टैब्लिश कर सको. तो सर आपने क्या लगा दिया? 2. सेंटेंस आपका बिल्कुल चकाचक सही, एकदम कोई दिक्कत नहीं है. ऑलराइट, ओके बड़ी. चलिए अब आते हैं तीसरे पे. मैंने कहा ही इज कुकिंग डैश बिरयानी. थर्ड आंसर बताइए जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में.
चलो चलो चलो, शाबाश। थर्ड का आंसर, गोली की रफ्तार से चलना है आपको आंसर देने में, फटाफट। जैसे व्हाट्सएप पे चैट करते हो ना, तर 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 तर, तर बिना देखे, वैसे ही आंसर भी आने चाहिए। नेहा के नो प्रपोजिशन, नो प्रपोजिशन, नो प्रपोजिशन, नो प्रपोजिशन, नो प्रपोजिशन, आगे आगे। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? ओके, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेल डन वेल डन वेल डन। सर अगेन सेम फंडा, सेम कंसेप्ट। कुकिंग सर आपका क्या है? दिस इज अ ट्रांसिटिव वर्ब, राइट? ये आपका एक ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो बिरयानी क्या बन गया प्रभु जी? ये बन गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सर अगर आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अगर आपका ये ट्रांसिटिव वर्ब है, तो सर अभी तो बोला ना कि ट्रांसिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन इल है, प्रीपोजिशन की जरूरत हमें नहीं पड़ती, तो हम इसमें गैप दे देंगे, कोई प्रीपोजिशन यूज करेंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं। सेकंड वाले का, फोर्थ का बताओ सर, फोर्थ का आंसर क्या है? अगेन सेम स्पीड चाहिए, फोर्थ का आंसर क्या होगा? Come on guys, come on. Fourth answer is cooking dash the pot. वेरी गुड सर, सिंपल आंसर क्या आएगा यहां पे? इन। क्योंकि कुकिंग जो है, हम पॉट को नहीं पकाते ना, हम पॉट को मसाला वसाला लगा पकाते हैं क्या? नहीं, हम पॉट को नहीं पकाते। हम कुछ तो पका रहे हैं, क्या पका रहे हैं मैंने बताया नहीं, लेकिन किसमें पका रहे हैं वो बता रहा हूं। तो यहां पे जो पॉट है सर, ये आपका क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दिस इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर आपका ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया तो आप यहां पे सर प्रीपोजिशन लगा दोगे, क्या? इन। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही इज कुकिंग इन द पॉट। ये आपका सर बन जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं, मैंने कहा ही इज राइटिंग डैश एसे। फिफ्थ का बता दो, फिर आगे चलते हैं। फिफ्थ का आंसर सेम स्पीड से, फिफ्थ का आंसर सेम स्पीड से। गुड जॉब गाइस। अगेन जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं? हम स्टोरी लिखते हैं, नॉवल लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, ठीक है, कुछ कुछ लिखते हैं ऐसा। तो ये सर देखो, राइटिंग जो ऐसे है सर, ये आपका क्या है? दिस इज बेसिकली योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो ऐसे है सर, ये आपका बेसिकली क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये किस चीज का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सर? राइटिंग का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो राइटिंग का अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइटिंग आपका सर यहाँ पे क्या है? राइटिंग इज बेसिकली योर ट्रांसिटिव वर्ब, ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। तो सर यहाँ पे नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड, आपको किसी भी प्रीपोजिशन का यूज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब आप सारे बच्चों से एक ही गुजारिश है, इन 5 क्वेश्चंस को जो हमने सॉल्व किया है, क्या आपको समझ में आया या नहीं? किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है प्लीज पूछिए, मैं आपके कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहा हूं। और हाँ, थोड़ा सा सभ्य, एसएससी ऑफिसर बनने जा रहे हो, एसएससी की तैयारी करो तो ऑफिसर वाली क्वालिटी हो, छपरी वाले कमेंट्स मत करना प्लीज, ठीक है जी? प्लीज है, छपरी वाले कमेंट्स नहीं। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो नो डाउट भी आप कमेंट कर सकते हैं। पता लगा ये तो बोला नहीं करने के लिए, हम क्यों करें? नहीं, ऐसा नहीं। अगर डाउट नहीं है तो वो भी कमेंट करो सर, कोई डाउट नहीं है, राइट? इन 5 क्वेश्चन को डाउट है सर? ऑलराइट गाइस, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। बल्लू वाले एग्जांपल गायब है। अरे आएंगे आएंगे, सब्र करो सब्र करो। रिपीट कर दो सर, रिपीट। देखिए क्या समझ नहीं है वो आपको जरूरी है, या आपको पूरा कंसेप्ट नहीं समझ आया, क्योंकि कंसेप्ट मैंने पूरा 1 घंटा लगाया अभी, एक कंसेप्ट में पूरा ये बनाया है मैंने, ठीक है? चलो जी, शाबाश 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 शाबाश। एक जिनको जो अभी भी आए उनको थोड़ा सा समझा देता हूं, फटाफट एक रिकैप मार देता हूं, नहीं तो बोलेंगे कि हमने सर से पूछा, सर तो बताती ही नहीं है, ठीक है? हाँ, तो जो अभी भी आए उनको बस ये 3 चीजें ध्यान देनी है कि अगर आपका कोई वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसके बाद सर क्या आता है आपके पास? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, कोई प्रीपोजिशन रिक्वायरमेंट नहीं। अगर इंट्रांसिटिव वर्ब है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा क्या आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इंट्रांसिटिव वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए वी नीड अ प्रीपोजिशन, हमें प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। नंबर 3 कि अगर सर मैंने कोई एडजेक्टिव यूज किया है, उस एडजेक्टिव के बाद अगर कोई मैं नाउन या प्रोनाउन यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐड करना चाहता हूं, तो ऑब्जेक्ट आपका सर कैसा ऑब्जेक्ट होगा? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो किसी एडजेक्टिव के बाद किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए भी यू वुड नीड व्हाट? यू वुड नीड अ प्रीपोजिशन। उसके बाद भी आपको क्या चाहिए सर? प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाट वी हैव डन सो फार। अभी तक सर हमने यही सब किया, ठीक है? यानी अभी तक इस 1 घंटे में हमने क्या सीखा कि प्रीपोजिशन लगाते कहां पे, बस यही सीखा है, राइट? नो वरीज। 1 and 2, 1 and 2 में देखो क्या है। जो मैंने पहला बोला, मैं इन क्वेश्चंस को दोबारा बता देता हूं यार, फर्स्ट और सेकंड को दोबारा, फर्स्ट और सेकंड। और कोई डाउट है किसी को फर्स्ट और सेकंड में?
देखो मैं फटाफट बता रहा हूं कि अगर हैज आ जाए, है ना, बाकी मैं आपको रेकमेंड करूंगा लेक्चर को दोबारा देखिए। और हाँ, एक चीज लाइक कर दीजिएगा सर, लाइक बनता है, ठीक है, समझ लीजिएगा, वही फीस है आपकी। एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दो। भाई साहब क्या बात है, शेयर कर जाए तो भाई महादेव आप पे अपनी दया बनाए रखें, ठीक है। हमारे साथ पूरी टीम काम करती है इस चीज को आप तक पहुंचाने में, तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा, मेरा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो सर हैज क्या है, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर कोई बी वर्ब आ जाए, यानी इज एम आर आ जाए, तो इज एम आर के बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का काम करता है। और उसके बाद अगर आप कोई ऑब्जेक्ट जोड़ोगे तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए यू नीड व्हाट, यू नीड अ प्रीपोजिशन, आपको प्रश्न की जरूरत पड़ती है, ठीक है सर। ओके बडीज, चलो तो ये तो बेसिक था आपका, क्या प्रीपोजिशन होता है, क्या है, कहां पे लगता है, ठीक है। एक स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, एक सर हमारे पास कंसेप्ट आता है, द कंसेप्ट ऑफ सुपरफ्लॉस। एक कंसेप्ट आता है मेरे पास, द कंसेप्ट ऑफ सुपरफ्लॉस। कोई बता दो यार सुपरफ्लॉस होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है ये सुपरफ्लॉस, जल्दी बोलो। एनीवन, कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज सुपरफ्लॉस? चलो 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 गाइस, दोज आर वाचिंग लाइव प्लीज कमेंट करिए व्हाट इज सुपरफ्लॉस। तो बातचीत करनी चाहिए, बातचीत है ना, बातचीत करेंगे तो कुछ बनते। अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं और देख रहे हैं भाई क्या बोल रहा है तो मजा नहीं आता, बातचीत करिए। आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, ऑल्दो वर्चुअली, बट आई एम टॉकिंग टू यू। चलो गाइस, एक्सेस यूज ऑफ वर्ड्स, क्या बात है यार, बच्चे पढ़ के बैठे हैं। डोंट नो, ओके, पहले तो इसका बताता हूं ये होता क्या, लिख देता हूं। मैंने कहा सर एक्सेस यूज ऑफ वर्ड्स, एक्सेस यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब ये सर एक्सेस वर्ड्स, एक्सेस बोलने का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं खट्टी इमली, आप बोलोगे सर मीठी कहां मिलती है, ये बता दो। तो सर इमली तो खट्टी होती है, उसका आगे खट्टा वर्ड लगाने की जरूरत नहीं था। आप लोग गर्मियों का मौसम में गन्ने का जूस पी रहे होंगे, है ना, अगर देसी हैं तो। अदरवाइज आर पीपल लाइक दैट कोक एंड ऑल दैट स्टफ, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। हम जैसे आम आदमी, कॉमन मैन, स्टूडेंट लोग अमूमन थोड़ा सा जिंदगी को नॉर्मल जीते हैं, तो गन्ने का जूस पीते होंगे। तो उसमें ये बात बताओ, क्या चीनी डालते हो? चीनी, सोचो, चीनी कुछ तूफानी करते हैं आज, शुगर को हाई करते हैं, कुछ ऐसा। सर जैसे इमली ऑलरेडी खट्टा है, उसके आगे मुझे खट्टा वर्ड की जरूरत नहीं थी। अगर मैं यहाँ पे खट्टा वर्ड बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लॉस हो जाएगा। सिमिलर फैशन में मैंने जब बोला कि गन्ने का जूस, शुगर केन जूस, वो ऑलरेडी मीठा होता है, तो उसके अंदर और चीनी डालने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर ऐसे डाला तो फिर फेंकना पड़ेगा, और सुपरफ्लॉस हो गया। यानी एक्सेस यूज ऑफ वर्ड्स, किसी भी चीज का ज्यादा होना खराब होता है सेहत के लिए, ठीक है, और इंग्लिश में सेंटेंस के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मैं समझा दूं होता क्या। अगर आपने बोला किसी को रेस्पेक्टेड सर, आपने बोला किसी को रेस्पेक्टेड सर, तो मुझे एक बात बताओ, आप सर किसको बोलते हो? ये जो सर वर्ड आप किसके लिए इस्तेमाल करते हो? जिसको आप सम्मान देना चाहते हो, आप उसको सर बोलते हो। तो सर बोला तो ऑलरेडी इज्जत दे दी ना गुरु, आगे रेस्पेक्टेड की जरूरत तो है नहीं। अगर रेस्पेक्टेड वर्ड यूज किया सुपरफ्लॉस है। इसीलिए स्कूल में तुम्हारे वो आधे नंबर कटते थे, तुम सोचते मैंने 100 के फिर भी नंबर नहीं मिले, इसीलिए कटते थे भाई, ठीक है। अगर मैंने अगला वर्ड बोला, मैंने कहा एडवांस नोटिस, मान लो मैंने बोला एडवांस नोटिस देना पड़ेगा आपको, है ना। कोई मकान मालकिन अगर आपको बोलती है, देखिए भैया हमारे पे रह लीजिए, ये नहीं करना, ये करना है, और अगर आप खाली करना ना, हमें एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। आंटी को समझाओ, आंटी एजुकेट योरसेल्फ। नोटिस ऑलरेडी एडवांस में ही बताया जाए। नोटिस यानी क्या, जब आप कोई चीज पहले ही बता देते हो तो वहां पे एडवांस की जरूरत नहीं है। एडवांस अगर वर्ड यूज किया तो दैट इज अ सुपरफ्लॉस, वो आपका सुपरफ्लॉस होता है, ठीक है। अंडरस्टूड, गोना पॉइंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सर इसको कहा जाता है सुपरफ्लॉस, एक्सेस यूज ऑफ वर्ड्स। एम आई क्लियर? ब्लेंडर मिस्टेक वाला, हाँ ठीक है। ओके, दीक्षापुर इज हियर। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर अब यहां पे हमें करना क्या है कि मेरे पास कुछ ऐसे वर्ब्स है, वी हैव सर्टेन वर्ब्स। हमारे पास सर कुछ ऐसे वर्ब्स हैं कि सर अगर ये वर्ब्स ऑलरेडी वो काम करते हैं जो प्रपोजिशन करता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके आगे देयर इज नो नीड ऑफ प्रपोजिशन, जिनके आगे नो नीड ऑफ प्रपोजिशन, कि आपको कोई प्रपोजिशन लगाने की जरूरत ही नहीं है।
तो अगर सर आपने उसके आगे प्रीपोजिशन लगाया भी, अगर आपने प्रीपोजिशन लगाया भी तो सुपरफ्लूस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्ब आता है जिसको मैंने बोला सर एंटर, मेरे पास क्या वर्ब आ गया एंटर। तो एंटर का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई एनक्लोज्ड एरिया है या बाउंडेड एरिया है ना, वो आपका सर सब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है ना। जैसे मैंने आपने बोला कि कुत्तों का इलाका होता है ना, तो वो मार्क करते हैं अपना इलाका। अब कैसे मार्क करता है वो पता ही है, ठीक है। तो वो इलाका है, तो उनका एक क्या है, एक बाउंड्री रीजन हो गया। शेर का है, बाघ का अपना एक इलाका होता है, ठीक है। तो अगर मैं एंटर वर्ड यूज करता हूं तो एंटर का मतलब ही होता है कि किसी बाउंडेड एरिया में दाखिल होना, किसी बाउंडेड एरिया में दाखिल होना। तो यहां पे अगर एंटर, इसका मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूं, मेरी मात्रा गलत हो सकती है, कोई हंसेगा नहीं मेरे पे, तो हंस लो कोई दिक्कत नहीं सर। इसका मतलब क्या होता है, दाखिल होना, ठीक है। तो एंटर के साथ सर हम लोग इन या इनटू का यूज नहीं करेंगे, इन या इनटू का यूज नहीं करेंगे जब इसका मतलब क्या होगा, दाखिल होना, क्योंकि इन ऑलरेडी शामिल है उसके अंदर, ठीक है। अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लॉस हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, सुपरफ्लॉस हो जाएगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल, He walked into the classroom with confidence, ठीक है। और दूसरा, और इसे मैं लिखता हूं सर यहां पे, he entered into the classroom with confidence। नेक्स्ट एग्जांपल है, India entered into an alliance, entered into an alliance with the US, to produce jet engines, to produce jet engines। मुझे दोनों क्वेश्चन में एरर बता दो, मुझे दोनों क्वेश्चन में आप एरर बता दो फटाफट। हाँ सिंपल सा था। अब देखो, अगर मैं एंटर के साथ इनटू की बात कर रहा हूं सर, क्लासरूम क्या होता है आपका, एक बाउंडेड एरिया होता है ना, उसका एक एरिया होता है बाउंडेड। तो सर उसके साथ आप इनटू का यूज नहीं करेंगे, या तो मैं एंटर बोल दूं या तो मैं वॉकड इनटू बोल दूं। तो वॉर्ड के साथ अगर इनटू आप लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉर्ड के साथ अगर आप इनटू लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉकड इनटू द क्लासरूम आप बोल सकते हो। लेकिन एंटर्ड के साथ आप इनटू का यूज नहीं करेंगे, यानी आप यहाँ पे एंटर्ड इनटू द क्लासरूम विद कॉन्फिडेंस आप बोलने वाले नहीं, अगर बोल रहे तो गलत है। सेकंड बता दो, दिस वाज योर फर्स्ट एग्जांपल, टेल मी अबाउट योर सेकंड एग्जांपल। सेकंड का बताओ क्या होगा आंसर, सेकंड वाला, सेकंड एग्जांपल का आंसर बताओ। सर देखिए, मैंने अभी आपको क्या बोला था, मैंने कहा था, ये पहले मैं बता दूं कि यहां पे जो इनटू है ये बिल्कुल सही है। अलग सोचोगे, कभी कहता है गलत, कभी कहता सही है, भाई तुम कहना क्या चाहते हो। देखिए डिपेंड करता है ना, मैंने कहा था इंग्लिश जब आप एसएससी के लिए तैयार करते हो, इट इज ऑल अबाउट कंटेक्स्ट, सेंटेंस का मायना क्या निकल के आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। तो यहां पे देखिए होता क्या है कि अगर मैं सिर्फ एंटर वर्ड यूज करता हूं, सपोज आई ओनली यूज द वर्ड एंटर, ओहो आई ओनली यूज द वर्ड एंटर, और मैंने कहा था कि अगर एंटर का मतलब होगा दाखिल होना, अगर इसका मतलब है सर कि किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में दाखिल होना, तो सर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में इसके साथ हम लोग इन या इनटू का यूज नहीं करेंगे, वी शुड नॉट यूज इन और इनटू ओवर देयर। लेकिन अगर आप एंटर वर्ड यूज करते हो, है ना, और इसका मतलब अगर दाखिल होना नहीं है, इसका मतलब है टू स्टार्ट, एंटर का मतलब सर क्या हो सकता है, टू स्टार्ट। अगर एंटर के बाद आपके पास वर्ड आ जाता है सर पार्टनरशिप, इसके बाद सर आपके पास वर्ड आ गया पार्टनरशिप,
ठीक है, या आपके पास यहां पे सर वर्ड आ गया अलायंस, आपके पास वर्ड आ गया सर यहां पे अलायंस, ठीक है, एसेट्रा, कुछ भी ऐसा। तो सर इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट। एंटर का मीनिंग ही चेंज हो गया। जब मीनिंग चेंज हो गया तो अब आप यहां पे चाहे आप इन यूज करो या आप यहां पे इनटू यूज करो, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, नो इश्यूज एट ऑल। यहां पे इन और इनटू क्यों सही हुआ, क्योंकि आगे अगर आप ध्यान से देखें तो द वर्ड इज अलायंस, यहां पे जो वर्ड आ रहा है सर आपके पास वो क्या आपके पास अलायंस है, मीनिंग चेंज हो गया, इसीलिए आप यहां पे इन और इनटू का यूज कर पा रहे हैं। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, गुड आर्यन, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, करने की कोशिश करेगा उनको, ठीक है, जैसा चलो, find out the errors in these 5 questions and comment your answers. Okay, let's see the answers. कशिश का आंसर सर ही ऑर्डर्ड मोर पिज्जाज, ओके, यानी फॉर आपने हटा दिया, ओके, ओके। टीना डब्बास ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ पिज्जा, ओके, आपने सेंटेंस ही चेंज कर दी, सही, आप सेंटेंस नहीं चेंज कर सकते बच्चे, ठीक है, यू जस्ट हैव टू टेल मी द एरर्स, कि इसमें एरर क्या है, आपने सेंटेंस को चेंज नहीं करना, आपने बस एरर्स बताने के, एरर्स क्या है उसमें। ओके, जोई खुराना कह रहा है सर रिमूव फॉर, विनू मीना कह रहे हैं सर नो यूज ऑफ फॉर, ओके, दैट इज डन, ठीक है सर। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे बोलते हो ऑर्डर्ड, है ना, अगर आपने सर यहाँ पे वर्ड यूज किया ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए कहना, है ना, यानी ऑर्डर आपको पर्पस ऑलरेडी शो कर रहा है। पर्पस समझते हो कि किस लिए कहा गया, पर्पस, और जो फॉर है वो भी आपको क्या शो करता है, पर्पस शो करता है। तो अगर आपने ऑलरेडी ऑर्डर यूज कर रखा है और यहां पे जो ऑर्डर है इट इज एक्टिंग एज अ वर्ब, दिख रहा है आप लोगों को सर, यहाँ पे जो ऑर्डर है इट इज एक्टिंग एज अ वर्ब, ये वर्ब का काम कर रहा है। तो अगर सर आपके यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है तो सर आपको यहाँ पे फॉर का यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ फॉर ओवर हियर। ऑर्डर यानी क्या, किसी चीज के लिए कहना, पर्पस शो करता है, तो आगे आपको फॉर लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑर्डर किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, यानी विवेक्स थ्योरम यहाँ पे आपका काम कर रहा है, राइट। नेक्स्ट मैंने बोला ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ न्यू आईफोन। सेकंड वाले का आंसर देने का कष्ट करें आप लोग फटाफट। सेकंड क्वेश्चन, देखिए जब आप बोलते हैं प्लेस्ड, सर प्लेस्ड बेसिकली आपका यहां पे क्या है, वर्ब है। अगर प्लेस्ड बेसिकली आपका यहां पे वर्ब है और यहां तो क्या लगा हुआ है एन, तो एन आपका सर यहां पे क्या हो गया, आर्टिकल। तो आर्टिकल के बाद जो भी होता है सर आपका ये क्या होता है, नाउन होता है। तो यहां पे जो ऑर्डर है ये किसका काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ नाउन। तो अगर यहां पे सेकंड क्वेश्चन में जो ऑर्डर है नाउन का काम कर रहा है तो सर इसके बाद आपको प्रेपोजिशन तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका ये क्या है,
दिस इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, दिस इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मेन सेंटेंस से जोड़ने के लिए, रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए आपको सर क्या चाहिए, प्रीपोजिशन चाहिए। यानी जो सेकंड सेंटेंस था उसमें कोई एरर नहीं है, सेकंड सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। आगे बात करते हैं, नाउ लेट्स कम डाउन टू द थर्ड स्टेटमेंट। मैंने कहा ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द सिचुएशन टू द कॉप्स। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द सिचुएशन टू द कॉप्स, इसका आंसर बताइए क्या होगा सर। ओके जी, नेहा नागर कहते हैं अबाउट नॉट, वेरी गुड सर। सर अगेन डिस्क्राइब का मतलब होता है क्या, कि किसी चीज के बारे में बताना, ठीक है। तो अबाउट का भी तो वही फंक्शन होता है, रिलेशन एस्टैब्लिश करता है के बारे में। तो आप सर यहां पे क्या करेंगे, डिस्क्राइब के बाद आप अबाउट का यूज नहीं करेंगे। और वैसे जो डिस्क्राइब होता है सर आपका ये ट्रांसिटिव वर्ब होता है, और यहां पे द सिचुएशन आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर सर आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इन दोनों के बीच में सर किसी भी प्रकार का प्रिपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो डिस्क्राइब के बाद सर आपका अबाउट जो है वो हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, शी एक्सप्लेन्ड अबाउट द कंसेप्ट्स टू द स्टूडेंट्स, इसका बताना आंसर क्या है। नाउ लेट्स कम डाउन टू द थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, शी एक्सप्लेन्ड अबाउट द कंसेप्ट्स टू द स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा गाइस। अगेन अबाउट इज नॉट नीडेड सर, एक्सप्लेन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बना सकता हूं मैं, थोड़ा ट्रिकी क्या मतलब, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो कोई ट्रिकी नहीं है, अगर कंसेप्ट नहीं आता सब ट्रिकी है। अगर मैं ये लिखूं फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा शी एक्सप्लेन्ड डैश द स्टूडेंट्स, और दूसरा है मैंने कहा कि शी एक्सप्लेन्ड डैश द कंसेप्ट, शी एक्सप्लेन्ड डैश द कंसेप्ट। नाउ टेल मी, आपको फुल ऑन छूट है, आपको जो प्रोफेशन से लगता है इन दोनों में उसको आप यूज कर दो, वॉट एवर यू थिंक इज करेक्ट यू कैन यूज। पहले वाले में क्या आएगा सर, 2 आएगा, ओके। पहले वाले में आप लोग बोले सर 2 लगा दिए, सेकंड वाले में नो। आर्यन सिंह का आंसर है सर पहले में 2, दूसरे में कुछ नहीं आएगा। यस एग्जैक्टली सर, वेरी गुड यार, आप लोगों का कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो गया, गुड। सर आप जब एक्सप्लेन करते हो, है ना, जैसे इसके बात करते, जब आप एक्सप्लेन करते हो तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे, कोई कंसेप्ट, कोई थियोरी, कुछ ऐसा एक्सप्लेन करोगे ना। समझाया क्या जाता है, कंसेप्ट को, प्रॉब्लम को, सिचुएशन को, इन्हीं चीजों को समझाया जाता है। तो यानी क्या है, यहां पे ये जो कंसेप्ट है ये क्या काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सर किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है सर आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो अगर ये आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहां पे जो एक्सप्लेन्ड है वो सर आपका क्या है, बेसिकली ट्रांसिटिव वर्ब है। जो एक्सप्लेन्ड आपका क्या है सर, ट्रांसिटिव वर्ब है। तो सर यहां पे आपको कोई प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ प्रीपोजिशन ओवर हियर। लेकिन जब मैं यहां पे बोलता हूं कि शी एक्सप्लेन डैश द स्टूडेंट्स, तो एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया नहीं पता, बट किसको एक्सप्लेन किया, स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 1 में जो स्टूडेंट्स है सर, ये आपका क्या बन जाता है, दैट बिकम्स योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो है सर आपका, ये आपका क्या बन जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। और अगर आपका ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है तो सर आपको यहां पे प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत है, वो आपका क्या बन जाएगा, टू, है ना। ही एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स, ही एक्सप्लेन द कंसेप्ट। समझ आया क्या, कोई इशू, नो, ओके जी। आइए तो इसकी बात करते हैं हम लोग। मैंने कहा शी एक्सप्लेन्ड अबाउट द कंसेप्ट, तो अगर ध्यान से देखें तो जो कंसेप्ट है सर आपका यहां पे, ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर यहां पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओवर हियर, तो सर आप करेंगे क्या, यहां पे कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन्ड आपका किसका काम कर रहा है, ट्रांसिटिव वर्ब का काम कर रहा है, हाँ या ना। ओके जी, राइट। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, ही रीच्ड द एयरपोर्ट इन टाइम। कोई एरर है यहां पे, he reached the airport in time। he reached the airport in time, no error। on airport, कौन है ऑन, नहीं नहीं अन्नू चौरसिया जी, नहीं।
देखिए, या तो आप बोलिए रीच, है ना, तो जो रीच होता है इसका मतलब ही होता है कहीं पे पहुंच जाना, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो रीच के बाद आप कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करते, नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आप रीच नहीं यूज करना चाहते, अगर आपने अराइव यूज किया होता तो अराइव के बाद आपको प्रेपोजिशन लगाना पड़ता है एट। तो या तो आप बोलो रीच तो प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने बोला अराइव तो अराइव के बाद आपको प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत पड़ती है। दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों का मीनिंग क्या है सर आपका, सेम ही है, ठीक है जी। तो रीच के बाद प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, ठीक है, लेकिन अराइव के बाद सर आपको एट लगाने की जरूरत पड़ जाती है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, है ना, ज्यादा आपको नहीं पकाऊंगा, थोड़े से क्वेश्चंस और करेंगे, फिर वोकैब करेंगे, फिर सुट्टी, फिर बाकी कल आके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलो राइट, साहिल का आंसर आ गया, अजय का मजाक आ गया, आंचल चौधरी का आंसर आ गया, सेवेंथ सर राइट है। ओके ओके, आर्यन सिंह का सिक्स्थ में ऑन हटा दो प्लीज, सिक्स्थ में ऑन हटा दो, ओके जी, डन। टेंथ अबाउट इज नॉट नीडेड, ओके यू आर करेक्ट, ओके जी, ओके। शाह खान कह रहे सर सिक्स में रिव्यू ऑन, ओके, सेवेंथ में नो एरर, ओके, ही अटैक्ड द लायर ऑफ द केस, ओके, चलो जी वेरी गुड। सर देखो अगेन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने कहा सर यहां पे जो आपका अटैक है ना, ये जो आपका अटैक है सर, ये बेसिकली आपका वर्ब है, राइट, दिस इज योर वर्ब, ये आपका सर यहां पे क्या है, वर्ब है। अगर आपका ये वर्ब है तो आपको सर यहां से ऑन हटाना पड़ेगा, क्योंकि अटैक का मतलब ही क्या होता है
किसी पे हमला करना, राइट, तो ऑन हट जाएगा यहां से। 7th की बात करते हैं, ही प्लान्ड एन अटैक। अब जब यहाँ पे प्लान्ड के बाद अटैक के आगे आपने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, ठीक है। आर्टिकल लगते ही समझ जाओ कि आपका क्या बन चुका है, नाउन बन चुका है। और अगर ये नाउन बन चुका है तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी द मिनिस्टर आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए आपको प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी 7th वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, कोई एरर इसमें नहीं है, राइट। 8th वाला ट्राई करो, 8th वाले का आंसर कोई दे नहीं रहा है। एट्थ वाला ट्राई। यार एक बार लाइक तो कर दो सारे के सारे, आप इतने लोग आप लाइव हो, एक बार लाइक का बटन दबाओ। पहले लाइक का बटन दबाओ तो अभी मैं आंसर बताऊंगा। लाइक का बटन आना चाहिए, मुझे नहीं पता आप कैसे भी लाइक करो ना, लाइक बिना लाइक किए, है ना। कम गाइस फटाफट लाइक का बटन दबाओ यार, क्या कर रहे हो यार। ऑलराइट 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 ओके चलो। 8th में देखो डिस्पाइट के साथ साथ हम लोग कभी भी ऑफ का यूज नहीं करते, है ना। या तो आप लिखो डिस्पाइट, आइदर यू शुड राइट डिस्पाइट, और अगर आपको डिस्पाइट को रिप्लेस करना है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो किससे सर, इंस्पाइट ऑफ से। तो इंस्पाइट के साथ तो आप ऑफ लगाते हो, लेकिन डिस्पाइट के साथ आप ऑफ का यूज नहीं करते, तो यहां पे ऑफ हटेगा, ठीक है। 9th वाले में ही रोट द पीएम अबाउट द इंसिडेंट। 9th वाला ट्राई करो आंसर, 9th वाला। Thank you guys, those who have liked this video. Thank you so much. It acts as a motivation and inspires us to work harder for your success. चलो जी, कौन कह रहा माई हट जाएगा? दीक्षा पूरी कह रहा माई हट जाएगा। ना ना ना, माई नहीं हटेगा इसमें से। अगर आपने जेरेंड वाला केस पढ़ रखा है तो आप उसको समझ पाओगे, ठीक है। देखो अब यहां पे जब आप लिखते हो तो सर आप क्या लिखोगे, कोई ऐसे लिखोगे, कोई नॉवल लिखोगे, बुक लिखोगे ना, आप पीएम थोड़ी लिखोगे। पीएम तो सर क्या है, एक डेजिग्नेशन है ना, इट इज अ डेजिग्नेशन। तो आप उसको लिखोगे, है ना। आप कोई चीज कंप्लेन कर रहे हैं, कोई आपको प्रॉब्लम बतानी है, आप कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो आप उसको लिखोगे। तो राइट के बाद जो पीएम है यहां पे, तो पीएम इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो सर आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू लगना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, ही रोट टू द पीएम। क्या बन जाएगा सर आपका, ही रोट टू द पीएम। और लास्ट क्वेश्चन है, ही डिस्कस्ड अबाउट द। तो डिस्कस का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज के बारे में बातचीत करना। तो अगर डिस्कस ऑलरेडी यहां पे है तो सर यहां पे अबाउट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 10th वाले क्वेश्चन से आप अबाउट को हटा देंगे। यस यस यस, ग्रेट जॉब। तो सर ये आज का सेशन था प्रीपोजिशन का। अब हम करेंगे 10 से 12 वोकैबुलरी और इसको हम लोग बंद कर देते हैं ना। आइए वोकैब की बात करते हैं, टुडेज वोकैबुलरी सेशन, ठीक है। तो वोकैब की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट वोकैबुलरी, ठीक है। तो आपके पास यहां पे वर्ड आता है कन्वाइवो, है ना। पहला आपका वर्ड आता है सर आपका कन्वाइवो। कन्वाइवो आपका होता है सर रूट वर्ड। कन्वाइवो का मतलब होता है टू लिव, यानी जीना, ठीक है। तो यहीं से आपका जो पहला वर्ड बनता है, द वर्ड इज कन्वाइवियल। जो वर्ड होता है सर इसका मतलब क्या होता है आपका, कन्वाइवियल। कन्वाइवियल आपका सर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कन्वाइवियल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बंदा जिसको लोगों से मिलना बहुत पसंद है, जिंदा दिल इंसान है, मस्त मौला इंसान है और जिंदगी को फुल ऑन जीता है ना, मजे करता है, मतलब हर मोमेंट को एंजॉय करता है ना। रोता नहीं है, अरे भाई साहब रिप्लाई नहीं कर रही है, कब से मैंने मैसेज किया है ना, भाई साहब सैलरी नहीं है, क्रेडिट नहीं, क्या भाई साहब यार मेरा बात नहीं मान रहा है ना, नथिंग लाइक दैट, मस्त रहता है। जो है उसमें खुश है, जो नहीं है उसमें भी खुश है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वाइवियल। तो कन्वाइवियल को बेसिकली सर क्या अच्छा लगता है, ही लाइक्स गैदरिंग्स, लोगों का जमावड़ा अच्छा लगता है। और गैदरिंग्स खास करके कौन सी, फीस्ट या बैंक्वेट, फीस्ट और बैंक्वेट। बैंक्वेट यानी जहां पे भोज पानी यानी खाना पीना न्योता वगैरह मिलता है लोगों को, उसको सर बोलते हैं बैंक्वेट। तो ये एंजॉय करता है लोगों को, मतलब ये जोवियल है। जोवियल मतलब क्या होता है, खुश मिजाज। जोवियल जो वर्ड आया कहां से आया, जॉय से। जो खुद भी खुश रहता है, दूसरों को भी खुशी बांटता है, उसको सर हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वाइवियल बोलते थे, है ना। उसको सर क्या बोलते हैं, कन्वाइवियल, ठीक है। थैंक यू अंजलि, ठीक है, राइट। आगे चलते हैं। तो ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो यहां से अब कन्वाइवियल का वोकैबुलरी मतलब सिनोनिम क्या क्या हो सकता है, ग्रिगेरियस, है ना। जो ग्रिगेरियस वर्ड है
इस कन्वाइवल हो सकता है। जो विवैशियस है, विवैशियस यानी जिंदा दिल, ग्रेगेरियस यानी जिसको ग्रुप में रहना पसंद होता है, विवैशियस है, वो भी आपका सर क्या है, कन्वाइवियल है। ठीक है, एंड गो ऑन, हम इसके लिस्ट आगे बढ़ाते चले जाएंगे, पहले बेसिक वर्ड्स कर लेते हैं। ठीक, समझ में आया ये? ठीक है, अच्छा सर, अब इसके बाद अगला वर्ड जो आता है, दिस इज योर फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडे, जिसका जो अगला वर्ड आता है मेरे पास, दैट इज कन्वाइवियम। अब ये जो कन्वाइवियम है, ये भी सर यहीं से आया है, कन्वाइवियम इसी कन्वाइवियल से आया है, ये आपका नाउन है। कन्वाइवियम का मतलब क्या होता है, भोज, यानी फीस्ट और बैंक्वेट, है ना। आजकल तो लोग, एक बात बताऊं यार, है ना, मेरा जो विचारधारा है, जिंदगी में अगर आपको कभी सेटल होना पड़ा, महादेव ने अगर आपको इतना दिया कि आप सेटल हो, तो गो बैक टू योर रूट्स, गांव जाइए, आप बहुत रईस वाली जिंदगी जी पाएंगे। शहरों में आप रईस नहीं है, शहरों में आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, है ना। गांव में देखिए कि अगर मतलब गरीब से गरीब आदमी भी अगर घर में शादी है, ब्याह का फंक्शन है, वो सबको बुलाता है, सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, किसी छोड़ता नहीं है, सबका सेवा सत्कार करता है। शहरों में तो भाई साहब पर प्लेट के हिसाब से पेमेंट होती है, तो गिन के बुलाया था किसको बुलाओ किसको ना बुलाओ, है ना। कोई रूठा तो रूठ गया। गांव में अगर आप रूठे हो तो आपको मनाया जाएगा, वैल्यू है आपकी। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में यह है कि गांव पिछड़ा है, सर वो पिछड़ा नहीं, वो हमसे कहीं ज्यादा रईस है। ठीक है, दे आर मच मोर प्रॉस्परस देन वी आर। ठीक है, और वहां पे जो आपको खाना मिलेगा उसमें भाव होगा, है ना, उसमें आप प्रेम होगा। और यहाँ पे जो आपको खाना मिलता है, अब गए खा पी निकल ले, लिफाफा पकड़ा निकल ले। दिस इज व्हाट सिटी कल्चर इज ऑल अबाउट। ठीक है, ऐसा मेरा विचारधारा है, आपको कुछ और हो सकता है। तो कन्वाइव में नहीं क्या सर, भोज और बैंक्वेट, फीस्ट और बैंक्वेट हो जाता है। ठीक है, अब यहां से जो ये कन्वाइवो था ना, यहां से वर्ड आता है सर आपका वीवा। ठीक है, वीवा बोल दो, वीवो बोल दो, वीवो बोल दो, इसका मतलब ये भी रूट वर्ड है सर, इसका मतलब होता है लाइफ। और उसी तरीके से और एक वर्ड आता है आपका वीटा, तो वीटा भी आपका सर रूट वर्ड होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, लाइफ होता है ना। इसका मतलब भी लाइफ है, इसका मतलब भी लाइफ है, सेम। अब देखो वीटा, जो लोग हरियाणा से है ना, कितने लोग हरियाणा से, कमेंट करना जरा। जो लोग हरियाणा से हैं, तो हरियाणा में वीटा ब्रांड का एक दूध है जो गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है ना। जो लोग हरियाणा से हैं कमेंट करना, जय हरियाणा लिख के जरा देखो तो कितने हैं। ठीक है, तो सर वीवो से आपका वर्ड बन जाता है विवेशियस। विवेशियस यानी होता है जो बंदा बहुत ही जिंदा दिल होता है। ठीक है, और विवेशियस को एक फ्रेंच फ्रेज है, उसको बोलते हैं जॉय दे विवरे। एक फ्रेंच फ्रेज है, उसको सर कहते हैं जॉय दे विवरे, जो जिंदा दिल है, खुश मिजाज है ना, मस्त रहता अपने में। और जॉय दे विवरे का ठीक ऑपोजिट जो फ्रेज या जो वर्ड आता है, दैट इज इनुई। अब आप देखो, जो छोटा बच्चा होता है सर, गांव के छोटे बच्चे हैं भाई, उनको कुछ नहीं चाहिए, है ना भाई, बस एक निक्कर दे दो, चाहे उसका इलास्टिक ढीला है कोई दिक्कत नहीं, वो नीचे धागा बांधते हैं, उसमें लपेट के उसको निक्कर को मैनेज कर लेते हैं। उनको कोई टॉय नहीं चाहिए, है ना, उनको पुराने साइकिल का टायर दे दो, एक डंडा दे दो, उसी में चल रहा है उनका मजा, लाइफ को एंजॉय करते हैं, है ना। तालाब में नहाएंगे, भैंस चराएंगे, खुश हैं वो, दे आर हैप्पी, दे आर एंजॉयिंग एवरी मोमेंट। ठीक है, आपको आपका पर्सन को चलोगा, ओ माय गॉड इनके पास कपड़े नहीं, अरे दे डोंट गिव अ डैम, वो खुश है। तो बच्चे हमेशा क्या होते हैं, जॉय द विवरे। और जैसे आप पैसे वाले होते हो, जब बुजुर्ग हो जाते हो, खास करके ओल्ड एज, जो आप जितने भी बुजुर्ग से मिलिए, वो बोलते हैं ना, क्या है कत रही है, पता नहीं कब बुला लेंगे, उसके लिए हर मोमेंट क्या है सर, भारी है। तो सच पीपल आर कॉल्ड एज इनुई। तो जॉय द विवरे और इनुई दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, और यहां से और एक वर्ड बनता है, दैट इज बॉन विवांते। क्या बनता है सर यहां से वर्ड, बॉन विवांते। अब ये बॉन विवांते क्या होता है, अगेन ये बंदा लाइफ को फुल ऑन जीता, लग्जरी, ही एंजॉयज द लग्जरी ऑफ लाइफ। ये पूरी जिंदगी को एंजॉय करता मजे से, हर चीज बेस्ट, है ना, खाना बेस्ट, और फ्लाइट में जाएगा, बिजनेस क्लास में जाएगा, है ना। हम लोग छुट्टी मनाने कहां जाते हैं कि भाई चलो भाई थोड़ा सा लक्षद्वीप चले गए, 2-4 दिन ठहर के। ये बंदा था क्रूज पे, क्रूज का पता हुआ बहुत महंगा कॉस्ट होता है, तो ये एंजॉय करता। तो ऐसा बंदा इसको क्या बोलते हैं, बॉन विवांते बोलते हैं। अब सर यहीं से री मतलब होता है अगेन, तो अगर आपने यहाँ पे वर्ड ऐड कर दिया सर रिवाइव, तो रिवाइव आपका वर्ब होता है। रिवाइव का मतलब क्या होता है, दोबारा जान फूंकना। हमें जरूरत है दोबारा अपने गांव को जिंदा करने की। द कल्चर ऑफ द विलेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कल्चर यू कैन एवर इमेजिन। ठीक है, दोबारा जान फूकने की जरूरत है, दोबारा वो कल्चर वापस लाने की जरूरत है, और उसमें आप और हम यंगस्टर्स कैन कंट्रीब्यूट। कमाइए कहीं पे रहिए कहीं पे, घर बनाइए अपने गांव में, और वहां पे खुशियां बांटिए। ठीक है, रिवाइव वर्ब है। इसका जो आपका अगेन बना सकता है, दैट इज रिवाइवल, है ना, यही से बनता है। अब सर होता क्या है, उसी तरीके से एक वर्ड है आपका वीवी, और वीवी यानी लाइफ है, और एक वर्ड आता है आपका सेक्ट। जो सेक्ट होता है उसको सर हम लोग क्या बोलते हैं, टू कट, यानी इसको काटना। जैसे आप जमीन के टुकड़ों को अगर टुकड़ों में बांट दो तो क्या बन जाता है, सेक्टर बनता है ना, सेक्टर 91, सेक्टर 92। अगर बहुत सारे बच्चे हो गए तो उनको अलग अलग सेक्शंस में हम लोग क्या करते हैं सर, बांट देते हैं, तो सेक्शंस हो गए सर, है ना। तो सेक्ट यानी बांटना होता है, तो यहां से वर्ड आता है वीवी सेक्शन होता है। क्या होता है सर, वीवी सेक्शन, है ना। तो टू कट लिविंग बींग्स, टू कट लिविंग बींग्स,
है ना, इसमें प्राण होते थे। पहले ऐसा होता था जब हम लोग, हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जानवर होते थे उनको जिंदा ही रख के काटा जाता था, ताकि हम लोग स्टडी कर सके किसी चीज का असर उनके ऑर्गन्स पे कैसे पड़ता है। हाँ, बहुत क्रूर था, लेकिन हमें मजबूरी में करना पड़ता था। लेकिन बाद में कुछ लोग आए जो इसके अगेंस्ट थे, भाई विविसेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे मेनका गांधी आई। मेनका गांधी ने कुछ जिंदगी में कुछ अचीव किया हो ना किया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उसने जानवरों के लिए बहुत कुछ किया है, अपने बच्चों को छोड़ के बाकी के लिए बहुत कुछ किया उसने। तो एंटाई मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। और यहां पे सर वर्ड आ गया विविसेक्शनिस्ट, एंटाई विविसेक्शनिस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग अगेंस्ट हैं, किसके अगेंस्ट है सर? वो अगेंस्ट है विविसेक्शन के, यानी इनकी वजह से, मेनका गांधी की वजह से बहुत सारे जानवरों का उद्धार हुआ है। ठीक है, एंटी विविसेक्शनिस्ट उनको कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से और एक वर्ड आता है पैरेटो। तो जो वर्ड आता है आपका पैरेटो, तो पैरेटो का मतलब होता है टू गिव बर्थ। क्या वर्ड बोलता है सर आपका? टू गिव बर्थ, यानी जन्म देना। तो यहीं से आपका वर्ड बन गया है पेरेंट्स। यहीं से आपका वर्ड बन गया सर आपका पेरेंट्स। ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहां से अगला वर्ड आपका बन जाता है, दैट इज विविपेरस। सर क्या वर्ड बनता है आपके पास यहां पे? विविपेरस। और ये विविपेरस यानी क्या होता है? गिव बर्थ टू यंग वंस। गिव बर्थ टू यंग वंस। जब कोई जानवर या इंसान, कोई पशु, कुछ भी मैमल है जो नए नवजात शिशु को जन्म देता है, तो उसको सर कहा जाता है विविपेरस। और यहीं से ओविपेरस आता है। ओविपेरस यानी क्या होता है सर? अगेन जो एग को ले करता है ना, जो ओविपेरस है, लेज एग्स, वो एग्स को ले करता है। ठीक है, और ओवी से वर्ड आता है आपका सर ओवम। ओवम क्या होता है? फीमेल जर्म सेल। क्या सर? फीमेल जर्म सेल, है ना। अगर इसी फीमेल जर्म सेल में स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर दे तो एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो से आगे आपका क्या बन जाता है? थोड़ी देर बाद फीटस बन जाता है। यानी अगर आप 280 दिन वेट करें तो 280 दिन में एक आपको चाइल्ड का बर्थ होता है। ह्यूमंस की मैं बात कर रहा हूं, इन केस ऑफ ह्यूमंस 280 दिन में एक ह्यूमन फॉर्म हो जाता है ना, अगर ये फीटस से चाइल्ड तक का सफर होता है 280 दिन में। ठीक है, अब उसके बाद ये ओवम रिलीज कहां से होता है सर? ओवरी से रिलीज होता है ना। ओवरी अगेन आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो पार्ट होता है। ठीक है, ओके, हम आगे चलते हैं। अच्छा, वाइटल, मैंने कहा था वाइटा मतलब होता है आपका इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका मतलब होता है सर लाइफ। तो यहीं से वर्ड बन गया सर आपके लिए वाइटल। तो वाइटल मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, दैट इज वाइटल। यहीं से वर्ड आता है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स आर वेरी नेसेसरी फॉर योर बॉडी। अगर वाइटामिन्स की कमी हो जाए तो बीमारियां बहुत सारी हो सकती हैं, दैट आर योर वाइटामिन्स। ठीक है जी। और यहां से वर्ड आता है रिवाइटल, जियो जी भर के ऐड देखा होगा आपने। तो रिवाइटल यानी दोबारा जिंदगी भरना। तो यहां से वर्ड आ गया सर रिवाइटलाइज, यानी दोबारा किसी में जान प्राण फूंक देना। और अगर आप उसको डिमोटिवेट करते हो, उसमें जान प्राण निकाल लेते हो, तो डिवाइटलाइज। क्या बन गया सर यहां से वर्ड? डिवाइटलाइज। डी मतलब नेगेटिव वर्ड है और री मतलब क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। जान फूकोगे तो रिवाइटलाइज करोगे, और जान प्राण निकाल लोगे तो डिवाइटलाइज करोगे। ठीक है जी, राइट गाइस, आज का सेशन यही रोकेंगे हम लोग। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, वो सब जानते हैं आप यूट्यूब वाला सारा फंक्शन, और पढ़िएगा घर पे, है ना, आराम से रिवाइज करेगा, पूरा नोट्स बनाएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे, विद क्वेश्चंस आऊंगा प्रीवियस पेपर के, और आपको और बेटर एक्सप्लेनेशन कर पाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, हर हर महादेव।